Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। आज हमारे साथ में आमदार विनोद जी अग्रवाल है गोंदिया से लाइव के लिए। आइए जानते हैं आज हनुमान जयंती उस उपलक्ष्य में। सर नमस्कार। इंडिया टीवी 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। जी, आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हनुमान जी ने हमारे सामने त्याग का एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है, सेवा का और समर्पण का एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है। आज के जयंती के माध्यम से हमने त्याग, सेवा, समर्पण को अंगीकार करके समाज में आज जो कोरोना फैला हुआ है, इसमें हम जो लोग ग्रसित हैं उनकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। जो आज इस कोरोना के कारण जो अनेक लोग जो गरीब आदमी हैं, आज उनका रोजी रोटी धंधा खत्म हो गया है, ऐसे लोगों की हम सेवा कैसे कर सकते हैं, यह संकल्प हमने करना चाहिए। हनुमान जयंती चल रही है, तो आप और भी क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे कि बाहर निकल के पूजा करें या घर में रहकर पूजा करें? घर में रह के पूजा करना चाहिए। अभी जो समय है उस समय पर हमको घर पे रहना ही सुरक्षित है, इसलिए मैं सभी से एक आह्वान करना चाहूँगा कि हनुमान जयंती में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का उत्सव न मनाते हुए घर में ही आनंद के साथ में हम हनुमान जयंती का उत्सव मनाएं। जी हाँ, ये थे आज हमारे साथ में विनोद जी अग्रवाल। उन्होंने हनुमान जयंती के बारे में काफ़ी अच्छा संदेश लोगों को ये बताया है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से संक्रमण का दौर चल रहा है, तो लोगों ने अपने घर से ही हनुमान जयंती का पूजा पाठ करना चाहिए, ना तो बाहर निकले, नहीं तो ये संक्रमण का जो फैलाव का जो दौर चल रहा है उसके लिए अपने घर में ही सुरक्षित रहे। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए, गोंदिया, महाराष्ट्र से। नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं दोपहर बुलेटिन में। आज हमारे साथ में है आमदार विनोद जी अग्रवाल। विनोद जी अग्रवाल आज हमारे साथ में जो है वो विशेष चर्चा में हमारे साथ में इंडिया टीवी 360 में खास शामिल है। सर नमस्कार। नमस्कार। इंडिया टीवी 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूँ। हाँ जी सर, ये बताइए कि अभी जो कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना के दौर में जो संक्रमण की स्थितियाँ काफ़ी बढ़ चुकी है, ऐसे में गोंदिया में क्या परिस्थिति निर्माण है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा। इस कोरोना महामारी में गोंदिया जिले में बहुत ही हालत खराब है। अभी तक के जो शहरी भाग में जो कोरोना था वो गांव-गांव तक के और घर-घर तक के पहुँच चुका है। जी, जिस प्रकार की आरोग्य सुविधा हमको निर्माण करना चाहिए था, वो आरोग्य सुविधा हम निर्माण नहीं कर पाए हैं, और इसलिए आज लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं मिल रहे, और अनेक ऐसे लोग हैं कि जिनको यह सब नहीं मिलने के कारण आज उनका मृत्यु भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पे मेरे संपूर्ण राजनीतिक जीवन में यह जो परिदृश्य है बहुत ही भयानक है। आज इतना भयंकर यह सब जो रूप है, यह देख करके मन बहुत व्यथित होता है। अभी कुछ दिन पूर्व गोंदिया में अचानक मुझे खबर मिली कि गोंदिया में 3-4 घंटे पूरेगा, इस प्रकार का इतना ही ऑक्सीजन है। उस समय में तुरंत में मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वहाँ के माजी मंत्री गणेश गौरीशंकर बाबू बिशेन और छत्तीसगढ़ के ब्रजमोहन जी अग्रवाल, इनसे संपर्क करके हमने 130 सिलेंडर हमने 3-4 घंटे के अंदर हम उपलब्ध कराए, और इस कारण उस दिन गोंदिया में करीब 400 लोगों की जान बच गई। और उसके बाद में जो ड्रग विभाग है उसके सतत संपर्क में रह करके आज गोंदिया में जितना लगेगा आवश्यक उतना ऑक्सीजन का नियमित रूप से पुरवठा कराने का मेरा और हमारा सबका संपूर्ण प्रयास है, और नियमित हो भी रहा है। लेकिन आज रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमतरता है, और उसके लिए लोग बड़े पैमाने पर भटक रहे हैं। आज सरकारी अस्पताल में हमारा DCS 100 बेड का था, DCSC मात्र 70 बेड का था। उसको प्रयास करके मैंने 70 बेड से 120 बेड के ऊपर में ले गया, और पिछले 15 दिन पूर्व पालक मंत्री जी यहाँ पर आए थे। हमने कहा था कि आज गरीब लोगों के लिए किसी भी प्रकार की यह जो बेड है बहुत ही अपूर्ण है, और उस समय में एक नया DCSC खोलने का निर्णय हुआ, और जो भी 120 बेड का एक DCSC इसको DCS में कन्वर्ट करना
यानी 200 बेड का DCH होगा, हॉस्पिटल होगा, और एक नया हम अभी DCSC तैयार कर रहे हैं जिसमें 120 बेड होंगे। इस प्रकार से नए 120 बेड ऑक्सीजन युक्त हमको मिलेंगे और 120 बेड DCH में यानी हॉस्पिटल में बढ़ेंगे और यह सेवा हमको करीब 1 तारीख से उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रकार का हमारा प्रशासन का प्रयास है। ये जो सर ये बताइए कि जिस प्रकार से जैसे कि महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, ऐसे में ये जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है ये क्या इसमें कमजोर पड़ती जा रही है, आपको लग रहा है ऐसा? आज ये कोरोना परिस्थिति में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबने मिलकर के काम करने की आवश्यकता है जी। आज विरोधी पक्ष नेता पहले मैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी बहुत उनकी क्षमता है। आज महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है, इनकी भी अपनी अपनी क्षमता है और ये सभी ने मिलकर के अपनी क्षमताओं का उपयोग किया। मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में हम बहुत अच्छी तरीके से लोगों को न्याय दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं। और कहीं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि जब एक से ज्यादा पार्टी की सरकारें होती है तो उसमें जो सामंजस्य बैठाने में जो कठिनाइयां रहती है उसके परिणाम कहीं न कहीं जनता को भुगतना पड़ता है। तो आज सामंजस्य बैठा करके चाहे 3 पार्टियां सत्ताधारी हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, एक सामंजस्य आज की परिस्थिति में काम करने की आवश्यकता है क्योंकि परिस्थिति बहुत विकट है। जब हम नीचे ग्राउंड के ऊपर में, जमीन के ऊपर में काम करते हैं, जो लोगों का दुख है ये दुख देखा नहीं जाता। आज अनेक लोगों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए थी और सुविधा के अभाव में जो बड़े पैमाने पर कोरोना से मृत्यु हो रहे, ये अनेक लोग ग्रसित हो रहे, जिनके पास में इलाज कराने का खर्चा नहीं है, ऐसे लोगों को समय के ऊपर में अपने परिजनों को खोना पड़ रहा है। आज जिनकी क्षमता है, जिनकी किसी भी प्रकार की हैसियत नहीं है, आर्थिक हैसियत नहीं है, ऐसे लोग अपने घरदार बेच करके, अपने घर का सामान गिरवी रख करके, अपने जमीन गिरवी रख करके आज इलाज करा रहे हैं। और ऐसे समय में, इस समय में एक सामान्य व्यक्ति को भी हम न्याय कैसे दे सकते हैं या गरीब व्यक्ति को आज खाजगी हॉस्पिटल में भी मुफ्त में सेवा हम कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर में सरकार ने विचार करने की आवश्यकता है। सर ये भी सवाल है कि दिन पर दिन जो है कि पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जिस प्रकार से पहले नहीं मिलता था, अभी वही परिस्थिति निर्माण हो रही है क्योंकि जो उनके पास में जो कुछ था वो अपनी बीमारियों में, जो कोरोना का दौर चल रहा है उसमें लगा रहे हैं। ऐसे में सिलेंडर, गैस के और पेट्रोल, डीजल के भी जो भाव बढ़ रहे हैं उसमें भी कमर तो लोगों की होते जा रही है। संक्रमण से भी लोग तो वैसे ही काफी खस्ता हालत उनके हो चुके हैं और ऐसे में ये पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के जो दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में और केंद्र सरकार ने अभी क्या करना चाहिए? ये दाम बढ़ना चाहिए या घटते रहना चाहिए? आपने जो पेट्रोल, डीजल और गैस के मामले में जो बात कही है उसमें मेरी भूमिका एकदम स्पष्ट है क्योंकि पेट्रोल, डीजल के ऊपर में केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती है, राज्य सरकार भी अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाती है। इसमें उपाय एक ही है कि सरकार ने GST के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, गैस सभी को लाना चाहिए। एक बार GST के अंदर में ये सब चीजें आ जाएंगी तो पूरे देश में एक समान पेट्रोल, डीजल, गैस के रेट रहेंगे और सबको, सामान्य आदमी को इसका निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। पर ये जो है पेट्रोल, डीजल के जो दाम है वो दिन पर दिन, हफ्ते दर हफ्ते ये बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो है लोगों के पास में अभी जो पूंजी उन्होंने जो जमा की थी, जो सुबह का भूला जो शाम को घर आता है वो तो हाथ पे लाता है, पान पे खाता है। जो कहावतें हैं वो अभी हमको, पुरानी जो कहावतें वो अभी दोहराने की नौबत हमारे सामने खड़ी है। परंतु ऐसे में जो सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के जो दाम है, ये जो अपने की जो जरूरत की चीजें है, ऐसे में ये दिन पर दिन ये रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए आप और हमारे चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव रहते हैं पेट्रोल, डीजल के, गैस के, उसके ऊपर में रोज उसके भाव निश्चित करने का फैसला सरकार ने किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला के आज पेट्रोल और डीजल के ऊपर में 50 रुपये से ज़्यादा के टैक्सेस है और हमारा मैक्सिमम GST में अगर हम लाते हैं तो 28% GST कर लगेगा। तो आप समझो 40 रुपये बेसिक रेट होगा, तो 40 रुपये के ऊपर में 28% भी अगर हमारा GST लगा तो 50 रुपये, 60 रुपये के अंदर में हमको पेट्रोल, डीजल मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप 28% के जगह भले 42% करो, 48% करो, 50% करो, लेकिन इसको GST के अंतर्गत लाओ। तो GST के अंतर्गत लाएंगे तो उसका फायदा केंद्र सरकार को भी टैक्स के रूप में मिलेगा, राज्य सरकार को भी मिलेगा और ये निर्णय करना ही पड़ेगा।
अगर ये निर्णय नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर में लोगों में अभी तक कोरोना की स्थिति, इसलिए लोग चुप है, शांत है, लेकिन इसका उद्रेक कहीं ना कहीं होने वाला है। ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार जो चल रही है, जैसे तिकड़म सरकार, राष्ट्रवादी कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस और अपना शिवसेना, ये तीनों मिलाकर ये जो सरकार चला रही है महाविकास आघाड़ी, ऐसे में जो उद्धव ठाकरे जी जो हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, या ऐसे दौर को संभालने के लिए ये संभाल नहीं पा रहे, या इनकी सरकार नहीं संभाल पा रही राज्य सरकार की, क्या कहेंगे इस पर? मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक पार्टी से ज्यादा पार्टी की सरकार हो तो वो सरकार चलाने में कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की अड़चने आती है। सबके अपने अपने विचार रहते हैं, अनेकों विषय पे अनेकों मतैक्य रहते हैं, मतभेद रहते हैं, और इस समय में हमारे मुख्यमंत्री जी सहूद है, सरल है, लेकिन आज प्रशासनिक तौर पे आज तीनों पार्टी की लीडरशिप करके हमको उसमें सामंजस्य बैठा करके एक अच्छा प्रशासन देना, गुड गवर्नेंस देना, अच्छा सुशासन देना, ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सरल और सरल स्वभाव होने की वजह से काफी लोग भी मुख्यमंत्री जी को सहयोग भी करते हैं। ऐसे में जो ये दौर चल रहे हैं, तो लोगों का कहना ये भी, हमारे कुछ सूत्रों भी ये कहते हैं कि भाई पहले तो ये हमारे अकाउंट में कुछ 10 लाख रुपए डाले, तभी हम जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, तभी हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, हम नहीं भी बाहर चले गए तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते, हम तो बाहर भी नहीं जा सकते, तो ऐसे दौर में तो हमें भूखमरी की नौबत वापस से आ सकती है, ऐसा भी जनता का कहना है। इस पर और चलते चलते आप क्या कहेंगे? देखो, 10 लाख रुपए तो कोई भी सरकार को किसी के अकाउंट में डालना संभव नहीं है। आज कोई सरकार की ऐसी परिस्थिति नहीं है कि प्रति व्यक्ति के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दे, लेकिन सबने मिलकर के अच्छा सुशासन चलाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज महाराष्ट्र के पास में पूरे देश में हमारी जीडीपी और सभी प्रकार का अगर हम आर्थिक दृष्टि से विचार करें तो महाराष्ट्र सबसे मजबूत है, और महाराष्ट्र में हम लोगों को अच्छी तरीके से, अगर हम सुशासन के साथ में काम करते तो बहुत अच्छी तरीके से न्याय दे सकते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को उनकी माली हालत सुधारने के लिए भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से हम उसमें सुधारना ला सकते हैं। जी हाँ, ये थे आज हमारे साथ हैं नीरज अग्रवाल। उन्होंने ये भी कहा है कि अनेक कार्यक्रम देने के बाद भी हम जो आर्थिक हालत जो दिन पर दिन बदतर होते जा रहे, बिगड़ते जा रहा है, तो हम ऐसे कुछ प्रोग्राम लेकर भी जो आर्थिक हालत है, हम जो बिगड़े हुए हैं उसको भी हम सुधार सकते हैं। सही बात है मित्रों, ये जो परिस्थिति है तो यही सिखाती है हम सबको कि सब मिलकर रहे, मिलकर काम करें। ये नहीं कि इसमें किसी की अवहेलना की जाए या राजनीति की जाए। जान है तो जहान है मित्रों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये भी इनका कहना है। और जितना हो सके अपने घरों से जब काम करे तो ही अपने घरों से बाहर जाए, वरना अपने घरों में है कि 120 की बेड की व्यवस्था है आपने की है, तो ये 120 बेड की जो व्यवस्था है, जो ऑक्सीजन रहित जो बेड है, ये आपने कहाँ से उपलब्ध करा है? ये हमने जो प्रशासन के पास में हमारा डीसी का निधि है, बाकी जो निधि है, इसके माध्यम से हमने नया DCSC खोलने का निर्णय लिया है, और उसमें 120 बेड आज प्रशासन के माध्यम से हमको उपलब्ध होंगे। ये कहाँ पर रहेगा DCSC बेड का जो आपने? ये पीढ़ा संकुल में हमने उसको बनाने का, वहाँ पर काम भी चालू है, और 2-3 दिन में उसका कार्य पूरा हो जाएगा, और पीढ़ा संकुल में नया DCSC का 120 बेड का हॉस्पिटल बन करके तैयार है। रेमडेसिविर के बारे में काफी चर्चाएं चल रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास में भी इसके बारे में कोई सवाल के जवाब नहीं मिल पा रहा है। लोग रेमडेसिविर के बारे में ही बार बार इस व्यवस्था के बारे में बात करें, परंतु वो नहीं मिलने का कारण क्या? इसके पीछे क्या राजनीति चल रही है? नहीं, मैं उसको नहीं जाना चाहूँगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज रेमडेसिविर जहाँ आवश्यक है वहीं पर डॉक्टर लोगों ने वो सजेस्ट करना चाहिए। और बहुत बार क्या हो रहा है कि जो रुग्ण है, उन रुग्ण के जो परिजन वाले हैं या नातेवाईक है या उनके मित्र है, यह भी एक दबाव बना रहे कि भाई हमारे रुग्ण को आज रेमडेसिविर लगाई है, और इस कारण बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर की मांग बढ़ी है। और आज जो 43,500 का प्रतिदिन का कोटा महाराष्ट्र को मंजूर हुआ है, मैंने अभी 2-3 दिन से मैं लगातार ड्रग विभाग के अधिकारियों के संपर्क में हूँ। आज हमको गोंदिया को 1.49 यानी करीब 1.5% का कोटा अलर्ट हुआ है। उसके हिसाब से हमको 650 रेमडेसिविर रोज मिलना चाहिए, लेकिन आज स्थिति ऐसी कि मात्र 200-250 रेमडेसिविर हमको मिल रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे गोंदिया जिले के ऊपर में जो प्रपोजल में हमको रेमडेसिविर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और इसके कारण बड़े पैमाने पर यहाँ पर रेमडेसिविर की समस्या है।
केंद्र सरकार से आपने क्या मांग की है? रेमडेसिविर आपको जल्द से जल्द कितने दिनों के अंदर में मिलना चाहिए? जिस प्रकार से रुग्णों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, हॉटस्पॉट का जोन बनते जा रहा है, ऐसे में आप यहाँ के खास आमदार हैं, तो आप जनता के सेवक तो हैं ही, परंतु जनता की जान कम से कम में जाए और नहीं जाए, इसको बचाने का आप प्रयास तो कर ही रहे हैं, परंतु अभी जो रुग्णों की संख्या और दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, इसके लिए और भी आपके पास में क्या उपाय योजना है? दूसरा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ पर भी बेड की व्यवस्था है क्या है, तो किस प्रकार से आपने वहाँ पर भी ऑक्सीजन की व्यवस्था की है? जैसा कि मैंने आपको बताया 120 बेड हमने नए बढ़ाए हैं। जी आज जो प्राइवेट जितने भी दवाखाने थे जी वहाँ करीब 400-500 की क्षमताएं थी बेड की, वो बढ़ा के हमने प्राइवेट में करीब 1000 तक के ले गए जी और निरंतर वो बेड की संख्या बढ़ाने का कार्य शुरू है। इसके साथ में सीसीसी यानी कोविड केयर सेंटर, इसकी भी हम क्षमता बढ़ा रहे हैं। एक अग्रसेन भवन में करीब 75 बेड का सीसीसी सेंटर खुला है। साथ में भी एक सिंधी समुदाय के लोगों ने मिलकर के 50 बेड का कोविड केयर सेंटर खुला है। एक रानी अवंती बाई के नाम से एक 50 बेड का कोविड केयर सेंटर खुला है। और इस प्रकार से यहाँ जो हमारी व्यवस्था है इसको निरंतर हम बढ़ा रहे हैं। जी और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन के भीतर में हम निश्चित तौर पे जो आज 7 दिन पहले परिस्थिति थी उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। और जो पहले हमको 3-3 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन बेड के लिए वेटिंग कर रहना पड़ता था, आज वो उसी दिन या एक दिन के आड़ में हमको बेड प्राप्त हो रहे। जी हाँ जी हाँ, ये थे आज हमारे साथ में विनोद जी अग्रवाल। उन्होंने काफ़ी सुंदर सी जानकारी हमारे इस चैनल के लिए दी है। सर और भी पूछना चाहेंगे आपसे कि अभी पहले की संख्या में जो रुग्ण बढ़ते थे उसमें और अभी में कितना फर्क आ गया है? पहले के और अभी में बहुत फर्क है। जी। पहले के जो गए बार जो कोरोना था उस समय पीक में हम 250-300 प्रतिदिन के ऊपर में गए थे। जी आज अभी हमारे यहाँ पर जो RT-PCR की जांच होना चाहिए वहाँ पर टोटल 18 का हमारा स्टाफ है, लेकिन 14 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जी इसलिए वहाँ पर अभी क्षमता जो हमारी जो 1200-1300 प्रतिदिन जांच करने की थी वो क्षमता 400-500 के ऊपर में आ गई है और इसलिए हमारी जांच बहुत कम हो रही है। जी अभी क्या है, हमारी कोरोना की टेस्ट बढ़ाने की आवश्यकता है और वो 1-2 दिन में हम निरंतर सब प्रशासन के संपर्क में उस पर दबाव बना करके 1-2 दिन के बाद में हमारी टेस्ट बढ़ेगी, तो उसमें निश्चित तौर पे रुग्ण संख्या भी बढ़ेगी। और इस बार रुग्ण संख्या बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है और इस बार का जो स्ट्रेन है वो बहुत खतरनाक है। गए बार के स्ट्रेन में हमको O2 की बहुत कम आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन इस बार हमको O2 की यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा गिर रही है। और ये स्ट्रेन यानी 2-3 दिन में ही उसका स्कोर जो रहता है कोई व्यक्ति का वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ आती है। और आज निश्चित तौर पे सरकारी अस्पताल में जो 6 महीने पहले हमने निर्णय लिए थे वो लिए हुए निर्णय आज भी पूरे नहीं हुए। 6 महीना पहले हमने निर्णय लिया था कि ऑक्सीजन प्लांट लगाना है और 8 दिन के अंदर भीतर में उसको प्रक्रिया करना है। उस समय 6 महीना पहले हमने निर्णय लिया था कि RT-PCR की नई मशीन लगाना है, लेकिन ये कार्रवाई सरकार नहीं कर सकी, यहाँ का प्रशासन नहीं कर सका। इसलिए पालक मंत्री की बैठक में हमने इसके बारे में तीव्र हमारी भावनाएं आज हमने प्रदर्शित की है। आज जब महाराष्ट्र का हम पूरा चित्र देखते हैं तो आज सत्ताधारी विरोधक केंद्र सरकार और भारत सरकार इस प्रकार का चित्र निर्माण करने का कार्य हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह समय राजनीति का नहीं है। इस समय में सबने मिलकर के, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी लोगों ने एकत्र मिलकर के काम करना चाहिए, क्योंकि आज हमको एक सामान्य व्यक्ति को, आज जो कोरोना से पीड़ित है उस व्यक्ति को आधार देने की गरज है। और आधार देते समय हमने सभी मिलकर के अगर काम किया तो मुझे लगता है कि हम इस कोरोना के ऊपर में बहुत अच्छे ढंग से मात कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज हमारे साथ विनोद जी अग्रवाल, जो इन्होंने खास तौर पे जिस प्रकार से इनको जो तकलीफें आती थी, उन्होंने प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनाया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर ऑक्सीजन की जो परिस्थिति कम थी वो परिस्थिति भी निर्माण न हो। जो रुग्ण की संख्या थी वो भी दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। कोरोना का संक्रमण जिस प्रकार से जो दूसरी लाट जो फैली हुई है पूरे भारत देश में, पूरे भारत देश का जो हाल और हवालत बना हुआ है, तो ऐसे में किसी ने भी इस प्रकार से राजनीति ना करें, कंधे से कंधे मिलाकर जो भी पक्ष हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, इन्होंने सब ने मिलकर ऐसे समय में जिस
समय में ये परिस्थिति जो निर्माण हो रही है, लोग मरते जा रहे हैं और मरने के बाद में जो है कि इस पर राजनीति ना करें, इसको साथ में मिलकर, चाहे वो पक्ष विपक्ष कोई भी हो, इसमें साथ में मिलकर ही इस कोरोना दौर में साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ऐसे भी कहा है। काफ़ी व्यवस्थाएं भी उन्होंने हमें जो बताई है, यहाँ पर अग्रेसन स्कूल, कुछ महारानी स्कूल का भी उन्होंने जिक्र किया है हमारे साथ में। गुजराती स्कूल में भी कुछ ऐसे क्वारंटाइन सेंटर उन्होंने मतलब बेड की व्यवस्था वहाँ पर भी की है। तो ये बताइए मित्रों कि जिस प्रकार से ये दौर चल रहा है, तो क्या सही में इसमें राजनीति करना जरूरी है? जिस प्रकार से रेमडेसिविर का जो राजनीतिकरण हो रहा है, तो वो भी ना हो, ऑक्सीजन की जो कमतरता है वो भी ना हो, क्योंकि हर एक का अपना अपना परिवार है, चाहे नेता हो या राजनेता हो, हर एक का अपना परिवार है, सामान्य आदमी है उसका भी अपना परिवार है। परंतु जिस प्रकार से रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के ऊपर जो राजनीति का जो दौर चल रहा है ना, वो ना करे, ऐसा भी उनका कहना है। उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो रुग्णों की संख्या बढ़े, तो उसके लिए भी काफ़ी बहुत सारी सुंदर व्यवस्थाएं भी उन्होंने की। परंतु अभी कुछ जो नगर पालिका में उन्होंने जो व्यवस्थाएं की थी, तो उसमें 14 लोग उसमें काफ़ी पॉजिटिव मिले हैं, तो उसके लिए 4 ही लोग वहाँ पर उपस्थित है। ऐसे में दिन पर दिन जो है रुग्णों की संख्या बढ़ने की वजह से वो इस व्यवस्था से भी थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं। परंतु जो व्यवस्था है उन्होंने की काफ़ी तारीफ काबिल है। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए गोंदिया से लाइव टेलीकास्ट के लिए। नमस्कार। Audio Jungle. Audio Jungle.